नमस्ते, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे जीवन्या चैनल में। मेरा नाम राज छेत्री है। मैं एक सीडीए चाइल्ड डेवलपमेंट एड और एक स्पेशल एजुकेटर हूं। मैं पिछले 13 सालों से हमारे स्पेशल बच्चों के विकास के लिए काम कर रहा हूं। आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक में बात करने वाला हूं, जो बेसिकली हर एक पेरेंट का कंसर्न रहता है और वो पूछते हैं कि कैसे हम अपने बच्चे को पढ़ाएँ, कैसे अपने बच्चे को हम कुछ भी एक्टिविटी करवाएँ, कुछ भी सिखाएँ, कैसे हम उसके साथ काम कर सकते हैं। ये हर एक पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है जिनके बच्चे को ऑटिज़्म होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि हम कैसे बच्चा जिसको ऑटिज़्म होता है उसको पढ़ाते हैं, है ना? कैसे उसके साथ एकेडमिक सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इसी टॉपिक के साथ। देखिए पेरेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे 7-8 पॉइंट के बारे में बात करूँगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें जो है बच्चे के साथ काम करना है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा लास्ट तक और वन बाय वन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा कि पहले क्या-क्या हम करते हैं बच्चे के साथ एकेडमिक सेशन शुरू करने से पहले। ठीक है, तो आप उन पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है, वो है आईपी, मेकिंग आईपी, जिसका हम फुल फॉर्म होता है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। किसी भी बच्चे के साथ जो जिसको ऑटिज़म है या ऑटिज़म नहीं है, कोई स्पेशल नीड है, उस बच्चे के साथ जब हम काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बच्चे का आईपी बनाते हैं, जिसे हम इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बोलते हैं, जिसमें हम जो है बच्चे का करंट लेवल लिखते हैं कि अभी इस समय वर्तमान में बच्चे की स्थिति क्या है उसके डेवलपमेंट को लेकर, कि अभी बच्चा का करंट लेवल क्या है, किस पे वो फॉल करता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो उसका शारीरिक विकास का क्या एज है, उसका कॉग्निशन कितना है, उसका स्पीच और लैंग्वेज का लेवल कितना है, सोशलाइजेशन का, प्ले का, एकेडमिक का, तो सारा हम उसका करंट लेवल देख लेते हैं, जिसको हम मेंशन करते हैं आईपी में। और करंट लेवल लिखने के बाद फिर हम उसका गोल बनाते हैं कि हम आने वाले 1 साल में बच्चे के साथ किस एरिया में काम करेंगे, है ना। एक हमारा आईपी बनाना बहुत ज़रूरी है किसी भी बच्चे जिसको ऑटिज़म है उसके साथ काम करने के लिए। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट। नंबर 2 में आ जाता है हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लासरूम, कि क्लासरूम का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है। ये भी मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है ना, क्योंकि ये देखा गया है कि जैसे हमारे बच्चे हैं, इनका अटेंशन लेवल बहुत कम होता है और ये जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत चीज़ों से, है ना। तो इसलिए हमें फिजिकल स्ट्रक्चर देखना बहुत ज़रूरी है किसी भी क्लासरूम का, जहाँ पर बच्चा स्टडी कर रहा है या एकेडमिक सेशन को ले रहा है। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ एक आइडियल फिजिकल स्ट्रक्चर की, तो जनरली हम क्या करते हैं कि एक क्लास में 8 से 10 बच्चे या ज़्यादा से ज़्यादा 11 बच्चे को हम पढ़ाते हैं। उससे ज़्यादा को हम नहीं लेते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर बड़ा ग्रुप होगा तो ज़्यादा समस्या आएगी बच्चे को लर्निंग करने में। ठीक है, इसलिए हम छोटे ग्रुप से शुरुआत करते हैं 10 या 11 बच्चों से। दूसरी बात, ये देखा जाता है कि क्लास में कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है, कहीं साउंड ज़्यादा नहीं आ रहा है, कहीं अगल-बगल में और क्लासेस नहीं है जिससे आवाज़ें आ रही हो या डिस्टर्ब हो रहा हो, तो ऐसा इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। प्लस क्लास में मैं देखता हूँ कि कई बार कि काफ़ी विजुअल लगाए जाते हैं, काफ़ी फ्लो चार्ट वगैरह चिपकाए जाते हैं, कलरफुल किया जाता है दीवारों को ताकि बच्चा अट्रैक्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है हमारे बच्चों के साथ। हमारे बच्चों के साथ सिंपल सोबर क्लास होना चाहिए, कलर सिंपल होना चाहिए, कोई सा भी कलर करवाइए, और जितना ज़रूरत है उतने ही विजुअल को हमें वहाँ पर वॉल में पेस्ट करना होता है, उससे ज़्यादा हमें नहीं लगाना है, नहीं तो बच्चा जो है इससे डिस्ट्रैक्ट होता है। साउंड कोशिश करना है कि बाहर से आने वाली जो आवाज़ है वो कम ही हो, ज़्यादा आवाज़ें बाहर से ना आए जिससे बच्चा डिस्टर्ब हो। और अगर बच्चा बैठा है क्लास में तो उसका जो टेबल है और जो चेयर है उनकी हाइट एक आइडियली ठीक रहनी चाहिए बच्चे के हाइट के अनुसार। ज़्यादा हाइट भी नहीं होना चाहिए टेबल का और लो भी नहीं होना चाहिए। और ये बेटर रहेगा अगर हम बच्चे को एक सेमी सर्कल में बिठा के उसका सेशन लें, है ना, बजाय इसके कि जैसे और क्लासेस में होते हैं उस तरह से। तो यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखने वाली है। तो ये था हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ऑटिज़म बच्चों के साथ एकेडमिक सेशन करते हुए, पढ़ाते हुए उन्हें। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 3 का। नंबर 3 पे आ जाता है विजुअल टाइम टेबल। अब ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं जिनको ऑटिज़म है, ये जो है अपने मतलब इनको अनुमान नहीं हो पाता है कि आगे क्या करना है। जैसे हम बोलते हैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि हमें आगे क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है या क्या हमारे साथ होने वाला है।
इसलिए हमें एक विजुअल टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ये मेंशन रहता है कि बच्चा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आज दिन में करेगा। उसको हम पिक्चर के माध्यम से, या अगर लेवल अच्छा है तो हम रिटन फॉर्म में भी लिख देते हैं कि आज आपको ये टास्क करने हैं। सपोज़ करो हमने उसको वॉल पे या डिस्प्ले बोर्ड में लगा देते हैं बच्चे के सामने क्लासरूम में कि आज हम प्रेयर करेंगे, प्रेयर के बाद वार्म अप करेंगे, वार्म अप के बाद हमारा राइटिंग एक्टिविटी होगा, फिर हम आर्ट एंड क्राफ्ट करेंगे, फिर हमारा लंच होगा। फिर इस तरह से हम पूरा एक टाइम टेबल दीवार पे लगा देते हैं और बच्चे को वो टाइम टेबल के बारे में बताते हैं, जिससे बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है वो शांत हो जाती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप बच्चे को एकेडमिक सेशन ले रहे हैं तो उसका एक विजुअल टाइम टेबल बनाएं, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अक्सर हमारे बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है वो सेंसरी उस इश्यूज़ उनके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है ना। कई डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है कि आवाज़ें आ रही हैं या विजुअलाइज़ है बहुत ज़्यादा, या ध्यान उनका कहीं और रहता है। तो उस दौरान जब हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो बहुत ही क्लियर एंड शॉर्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, है ना। अगर किसी बच्चे को हम चाहते हैं कि वो बच्चा उठ के हमारे पास आए या बाहर जाना है तो हम क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे शॉर्ट कि एक्टिविटी टाइम फिनिश, अब हम बाहर जाएंगे, सैंड पे जाएंगे या स्विंग जाएंगे, बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे। और हो सके तो उस जो हम एक्टिविटी बच्चों को करवाने जा रहे हैं उसका पिक्चर भी बच्चों को हम दिखा देंगे कि जैसे कि मैंने राइटिंग का लिया, मैंने कहा अब है हमारा राइटिंग टाइम, तो मेरे हाथ पे राइटिंग का सिंबल होगा या स्विंग का सिंबल होगा, वो हम दिखाएंगे बच्चे को। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे के सामने इंस्ट्रक्शन शॉर्ट, सिंपल और क्लियर रखना है। चलिए, ये बात हो गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक ज़रूरी बात यह है कि हमारे जो बच्चे हैं ये मैंने पहले बताया था, ये विजुअल लर्नर होते हैं, इसलिए इनको जो है विजुअल के माध्यम से इनको रूल्स बताने बहुत ज़रूरी हैं कि क्या क्या इस क्लास के रूल्स हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने इस वॉल में पेस्ट कर दिया है कि सभी बच्चे अपनी चेयर में बैठेंगे, अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, सर की या टीचर की बात को ध्यान से सुनेंगे, और कुछ पूछना चाहते हैं तो हैंड्स को रेज़ करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे। तो इस तरह के कुछ-कुछ हम रूल्स बना देते हैं बच्चों के लिए, और ये सभी बच्चों के लिए कॉमन रूल रहते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है ना कि हमारे बच्चों को सोशलाइज़ेशन में दिक्कत होती है ना। हम जानते हैं कि ऑटिज़म में जो है सोशलाइज़ेशन उनका एरिया प्रभावित होता है, तो उनको नहीं पता होता है कि एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसे शो करते हैं क्लास में। हो सकता है वो बीच में बोलेंगे, आपस में बोलेंगे, आपकी बात को सुनेंगे नहीं, इस तरह का इश्यूज़ आता है। इसलिए हम उनको क्लियर एक रूल्स समझा देते हैं कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, और हमेशा जब भी रूल्स बनाते हैं तो उसमें नेगेटिविटी को ऐड नहीं करते हैं। सपोज़ करो अगर बच्चा बार-बार उठ के भाग रहा है तो हम ऐसा रूल नहीं बनाएंगे कि दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, हल्ला नहीं करना है, गलत लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है। तो जो नई-नई वाली चीज़ों को नहीं करते हुए इस तरह का रूल ना बना के हम पॉजिटिव तरीके से बनाएंगे। जैसे भागना नहीं है, ये रूल्स नहीं होगा। रूल ये होगा कि धीरे चलना है या अपनी सीट में बैठना है। ये रूल है कि अपनी सीट में बैठना है, अपनी बारी का इंतज़ार करना है, बाहर जाने के लिए पूछना है। तो इस तरह का हम रूल बनाते हैं बच्चों के लिए, सेट कर देते हैं। ठीक है, ये एक हमारा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है जिसे हम बोलते हैं, हम बच्चों को जब सिखाते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं, चाहे वो मैथ्स का हो, लैंग्वेज का हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, कुछ भी हो, वो हमारा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रहता है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हम ब्लैक बोर्ड से बाहर निकल के बच्चों को टीचिंग करवाते हैं। सपोज़ करो अगर एक टिपिकल स्कूल की बात करूँ, मेन स्ट्रीम स्कूल की बात करूँ, वहाँ बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती है, तो ब्लैक बोर्ड में टीचर लिख देती हैं 1 2 3 या कोई सम्स लिख देते हैं, और बच्चों को वहाँ पर फिर वो दिखाते हैं कि आप इसे से कॉपी करो इसको और लिखो अपनी नोटबुक में। लेकिन हम इस तरह से अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते। हमें अपने बच्चों को जो है मल्टी सेंसरी अप्रोच के थ्रू सिखाना पड़ता है। जैसे कि अगर मान लो कि हम बच्चों को मैथ्स का स्किल सिखाना चाहते हैं, एडिशन सिखाना चाहते हैं, तो बजाय कॉपी पेन के या ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हुए हम उनको एक्टिविटी के थ्रू सिखाएंगे। सपोज़ करो अभी डाइस ले लिया हमने, बना लिया, या कुछ गोटियाँ वगैरह ले ली है ना, मार्बल्स ले लिए, तो कुछ हाथ में कुछ टेंजिबल चीज़ें लेके बच्चों को सिखाया जाता है, जिसमें बच्चों को मूवमेंट भी हो, बच्चा उसको टेक्सचर से फील भी कर पाए, साउंड भी सुने, विजुअलाइज भी हो। तो इस तरह से मल्टी सेंसरी अप्रोच का यूज़ करते हुए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू हम बच्चों को कोई भी टास्क हम सिखाते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, ट्रांजिशन। एक इसका भी बहुत ध्यान रखना होता है हमें। ट्रांजिशन मतलब हो गया, हमने बच्चों को अभी क्या है, जैसे राइटिंग की एक्टिविटी कर रहा है बच्चा, अभी बच्चे सब राइटिंग लिख रहे हैं, इसके बाद हमारा स्विंग टाइम है, तो
राइटिंग खत्म करके स्विंग जाने के लिए, या राइटिंग खत्म करके हम आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के अंतराल को हम बोलते हैं ट्रांजिशन। तो यहाँ पर भी बच्चों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऑटिज्म है बच्चे को, तो बच्चों को चेंजेस पसंद नहीं आता, वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं चेंज में। तो हमें जब भी हम इस तरह से चेंज करते हैं एक्टिविटी को, या जो स्ट्रक्चर है हमारा उसको चेंज करते हैं, क्लास से हम कहीं और ले गए, ग्राउंड में ले गए, ग्राउंड से क्लास में लाए, तो एकदम स्मूथ होना चाहिए। अब बच्चे को प्रिपेयर करते हैं पहले से हम, सपोज करो अभी बच्चा राइटिंग कर रहा है, तो हम बताएंगे कि अभी राइटिंग एक्टिविटी फिनिश होने वाला है, अभी हम जो है सर 10 क्लैप करेंगे और राइटिंग फिनिश करेंगे। हम कुछ उनको एक क्लू दे देते हैं, फिर हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं 10 9 8 7 करके 1, तब हम बोलते हैं अब हमारी राइटिंग एक्टिविटी फिनिश। इसके बाद हम फिर वो विजुअल टाइम टेबल जो हमने बनाया वहाँ पर हम मेंशन करके दिखाते हैं, देखो राइटिंग के बाद अब है हमारा जो भी एक्टिविटी हमने उसमें रखी होगी, आर्ट एंड क्राफ्ट या ग्राउंड वाला प्ले टाइम। इस तरह से हम उनको ट्रांजिशन करवाते हैं बच्चों को, ठीक है। इसे हम बोलते हैं स्मूथ ट्रांजिशन कराना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक तरीका है बच्चों को पढ़ाते समय। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लास्ट है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सेंसरी डाइट को भी हम अपने बच्चों के साथ इंक्लूड करते हैं। सेंसरी डाइट मतलब हो जाता है कि पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है। कि देखिए हमारे जो बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है उनको सेंसरी इश्यूज़ रहते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा रहते हैं और किसी में बहुत माइनर रहते हैं, लेकिन हर किसी में सेंसरी इश्यूज़ रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम बच्चे को कोई एक्टिविटी करवाते हैं, सपोज करो हमने सिटिंग एक्टिविटी अपने बच्चों को करवाई है, अभी हमें मालूम है कि हमने आधा घंटा बच्चे को बैठा के लिखवाया है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी होगी वो हम सिटिंग वाली नहीं रख के कोई मूवमेंट वाली एक्टिविटी हम रखेंगे, ठीक है। तो स्पेशली कैसे करते हैं हम कि आज बच्चे बैठे हैं सब सिटिंग में कॉपी वर्क कर रहे हैं, सबने या ड्राइंग का काम कर रहे हैं, सबने ड्राइंग किया, कलरिंग किया, हाफ एन आवर का टाइम हो गया। उसके बाद क्या है, हम लैंग्वेज की एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम नेम की रिकॉग्नाइज करेंगे या एनिमल्स के नेम को रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन उस एक्टिविटी को हम बैठ के ना करवा के मूवमेंट के थ्रू करवाएंगे। तो हमने क्या किया, सारे चेयर बाहर लेके चले गए ग्राउंड में, या क्लास में चेयर को हमने सर्कल में लगा दिया और म्यूजिकल चेयर हमने खेलना स्टार्ट किया। तो बच्चे ने क्या हुआ, एक्टिविटी कर रहे हैं, ग्रुप में है, लेकिन वो बैठ के ना करके अब वो मूवमेंट के थ्रू एक्टिविटी कर रहे हैं। तो हमने उनको म्यूजिकल चेयर के थ्रू वो गेम करवाया, जिसमें हम मैचिंग करवाते हैं, आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं। फिर उसके बाद हमने वो करवाने के बाद फिर वापस सिटिंग वाली एक्टिविटी हमने बच्चे को दे दी। तो एक सिटिंग एक्टिविटी, एक मूवमेंट वाली एक्टिविटी, फिर सिटिंग एक्टिविटी, फिर मूवमेंट एक्टिविटी। इस तरह से हम जो है बच्चे के साथ एक्टिविटी करते हैं बैलेंस बनाकर। इसे हम कहते हैं सेंसरी डाइट देना। जब भी हम कोई मूवमेंट वाली एक्टिविटी करवाते हैं तो हमारा सेंसरी डाइट होता है बच्चों का, क्योंकि बच्चे बैठे-बैठे बोर हो जाते हैं, बच्चों को थोड़ा-सा मूवमेंट चाहिए, बच्चा अपने आप से सीकर होते हैं, वो चाहते हैं कि हमें थोड़ा-सा हाथ-पैर हिलाना चाहते हैं ना, तो हम फिर उनको इस तरह की एक्टिविटी करवाते हैं जिसमें उनका ये से हाथ-पैर भी हिल जाते हैं और एक्टिविटी भी हो जाती है हमारी। तो इस चीज़ का हम बहुत ध्यान रखते हैं। तो आप भी जब भी बच्चे को पढ़ाएँ तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो पेरेंट्स यही जो चीज़ें थी जो हम जब बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है उनके साथ हम जब उनको एकेडमिक एरिया दिखाते हैं या उनको पढ़ाते हैं, तो उनको पढ़ाने के ये हमारे तरीके हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं और बच्चे के साथ हम काम करते हैं, ठीक है। अगर इस विषय में आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं उसको फिर आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। आज के लिए मेरा यही था। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्ते।